नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों की एक और प्रैक्टिस सेट कर ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका एन ओकले हैं। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विद्वान ने जेंडर को सामाजिक स्तरीकरण की एक संस्था माना है? तो जेंडर को सामाजिक स्तरीकरण की एक संस्था जूडिथ लोरबर के द्वारा माना गया है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जेंडर सोशलाइजेशन यानी लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ शुरू होती है? तो लैंगिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो परिवार में शुरू होती है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पितृसत्ता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पितृसत्ता शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से ही हुई है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह समाज जहां वंश और संपत्ति का हस्तांतरण माता से पुत्री को होता है कहलाता है? तो मातृसत्तात्मक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अंतर्विभागीयता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अंतर्विभागीयता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किम्बरले क्रेसा के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर एक प्रदर्शन है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है जूडिथ बटलर के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। लिंग पहचान का अर्थ है? तो लिंग पहचान का अर्थ होता है व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावना कि वह पुरुष है या महिला है। तो सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, प्रदत्त स्थिति वह है जो जन्म से प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक नियंत्रण की 6 संरचनाएं किसने बताई हैं? तो पितृसत्तात्मक नियंत्रण की 6 संरचनाएं जो है सिल्विया वाल्वी के द्वारा बताया गया है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक लेखिका जो है केट मिलेट हैं। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इको फेमिनिज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इको फेमिनिज्म शब्द का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसवा डी यूगोन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निजी ही राजनीतिक है नारा किस लहर का मुख्य हिस्सा था? तो द्वितीय लहर का मुख्य हिस्सा था, नारीवाद की द्वितीय लहर का। तो बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उदारवादी नारीवाद किस पर आधारित है? तो उदारवादी नारीवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो जो है सुलमित फायरस्टोन के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, श्रम का यौन विभाजन किस पर आधारित है? तो श्रम का यौन विभाजन जो है रूढ़िवादिता और परंपरा पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ग्लास एक्सलेटर शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है महिला प्रधान क्षेत्रों में पुरुषों की तेजी से पदोन्नति। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनपेड केयर वर्क में सबसे अधिक समय कौन बिताता है? तो महिलाएं बिताती हैं। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, नारीवाद की वह शाखा जो महिलाओं के दमन के लिए जैविक प्रजनन को जिम्मेदार मानती है। तो वह शाखा जो है रेडिकल नारीवाद है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, एंगेल्स के अनुसार महिलाओं की अधीनता का कारण क्या था? तो महिलाओं की अधीनता का कारण निजी संपत्ति का उदय था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश में महिलाओं की भागीदारी क्या कहलाती है? तो जेंडर डिविडेंड कहलाती है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मृत्यु दर में गिरावट के बावजूद शिशु लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो शिशु लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण है लिंग चयनात्मक गर्भपात। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है,
फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी यानी गरीबी का महिलाकरण शब्द किसने दिया? तो यह शब्द जो है डायना पियर्स के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुल फैक्टर यानी खिंचाव कारक प्रवासन में महिलाओं के लिए क्या हो सकता है? तो बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर हो सकता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो सशक्तिकरण की प्रक्रिया में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करना शामिल है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में महिला कार्य सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। तो बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में एनीमिया मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो खून की कमी को दूर करना है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक कौन है? तो इला भट्ट हैं। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे महिलाओं का जो स्वावलंबन होता है वो बढ़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कर्ज का बोझ भी उन पर बढ़ता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डिजिटल जेंडर डिवाइड का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट और मोबाइल के उपयोग में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो पत्नी, बहन, माता, लिव इन पार्टनर सभी दर्ज करा सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न है, साइबर स्टॉकिंग का क्या अर्थ है? तो साइबर स्टॉकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट पर किसी महिला का पीछा करना या परेशान करना। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, एसिड अटैक को आईपीसी की धारा में विशेष रूप से शामिल किया गया है। तो 326 ए और 326 बी में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष का है? तो यह जो अधिनियम है ये 1986 का है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति किस कानून के संशोधन के बाद मिली? तो कारखाना अधिनियम के संशोधन के बाद मिली। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का महिलाओं के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनैतिक देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो संक्षेप में उसको पास्को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में आर्थिक हिंसा क्या है? तो घरेलू हिंसा में आर्थिक हिंसा महिला के पैसे छीन लेना या खर्च न देना है। तो ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में विधवाओं के प्रति भेदभाव किस विचारधारा का परिणाम है? तो भारतीय समाज में विधवाओं के प्रति जो भेदभाव है वो पितृसत्तात्मक विचारधारा और धार्मिक रूढ़िवादिता का परिणाम है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बलात्कार से संबंधित कानूनों में कड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 2013 में निर्भया कांड के बाद किया गया। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 243 डी का संबंध किससे है? तो 243 डी का जो संबंध है वो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम हाल ही में छुट्टियों को बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 26 हफ्ते कर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ है? तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ है विकास की मुख्य धारा में जेंडर को शामिल करना। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर जिसको सखी योजना कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही जगह कानूनी और चिकित्सा सहायता देना। तो डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, स्वाधार गृह योजना किनके लिए है? तो स्वाधार गृह योजना जो है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, महिला ई हाट क्या है? तो 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए ऑनलाइन विपणन मंच है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मिशन शक्ति भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? तो मिशन शक्ति जो है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, जेंडर ऑडिट का क्या उद्देश्य है? तो जेंडर ऑडिट का उद्देश्य है यह जांचना कि नीतियां जेंडर के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष को क्या कहा जाता है? तो पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष को नारीवाद कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, जेंडर शब्द मूल रूप से किस विषय से आया है? तो जेंडर शब्द मूल रूप से जो है व्याकरण से आया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजेनी का क्या अर्थ है? तो एंड्रोजेनी का अर्थ होता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के गुणों का मिश्रण हो। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मीमांसा क्या है? तो जेंडर से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है मीमांसा। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो 2019 का है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महिलाओं के लिए गरिमा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो महिलाओं के लिए गरिमा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, जेंडर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, जेंडर रोल स्ट्रेस क्या है? तो जेंडर रोल स्ट्रेस जो है जेंडर भूमिकाओं को पूरा न कर पाने का मानसिक तनाव है। डी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पेट्रीलोकल निवास क्या है? तो पेट्रीलोकल निवास जो है विवाह के बाद पति के घर रहना है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मैट्रीलोकल निवास कहाँ पाया जाता है? तो मैट्रीलोकल निवास जो है खासी जनजाति मेघालय में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सती शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सती शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र महिला। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है लिंग के आधार पर भेदभाव। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, महिला अधिकार ही मानवाधिकार है, यह नारा कहाँ दिया गया? तो वियना सम्मेलन 1993 में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट किस वर्ष का है? तो यह जो एक्ट है 1976 का है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किन्नर या ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया? तो 66 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नालसा केस 2014 में दिया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, प्रजनन अधिकार में शामिल है? तो प्रजनन अधिकार में जो है बच्चे पैदा करने या न करने का निर्णय, सुरक्षित गर्भपात, गर्भ निरोधक का उपयोग सभी शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 68 नंबर प्रश्न है, जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी जेंडर संवेदीकरण का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जेंडर के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है? तो हाँ, कानूनी रूप से दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। तो बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, उज्ज्वला योजना का एक रूप मानव तस्करी रोकने से भी संबंधित है? तो हाँ, मानव तस्करी रोकने से भी संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा से हुई। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, घूंघट प्रथा किसका प्रतीक है? तो घूंघट प्रथा जो है जेंडर आधारित असमानता और अधीनता का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, जेंडर ब्लाइंडनेस क्या है? तो जेंडर ब्लाइंडनेस जो है जेंडर के बीच के अंतर को न देख पाना या अनदेखा करना है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, हेट्रोसेक्सुअलिटी का क्या अर्थ है? तो हेट्रोसेक्सुअलिटी का अर्थ होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, होमोसेक्सुअलिटी का क्या अर्थ है? तो होमोसेक्सुअलिटी का अर्थ होता है समान लिंग के प्रति आकर्षण। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, धारा 377 का संबंध किससे था? तो धारा 377 का संबंध जो है समलैंगिकता से था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, जेंडर आधारित हिंसा का मुख्य शिकार कौन होता है? तो जेंडर आधारित हिंसा का मुख्य शिकार जो है महिलाएं और बच्चे होते हैं। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में महिलाओं का कोटा कितना है? तो इसमें महिलाओं का कोटा 40% है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पर केंद्रित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह पर केंद्रित है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जेंडर आधारित विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो जेंडर आधारित विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता महिलाओं को क्या मानती है? तो पितृसत्ता महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति या उनके अधीन मानती है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, स्त्रीवाद और नारीवाद एक ही हैं? तो स्त्री और वाद और नारीवाद जो है एक ही हैं। तो ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता क्या है? तो पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है पुरुष मुखिया का होना। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर जस्टिस का अर्थ है? तो जेंडर जस्टिस का अर्थ है निष्पक्षता और न्याय। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रम का यौन विभाजन किस विचारधारा को जन्म देता है? तो श्रम का यौन विभाजन जो है जेंडर असमानता को जन्म देता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, महिला अधिकार के लिए काम करने वाले पुरुषों को क्या कहते हैं? तो महिला अधिकार के लिए काम करने वाले पुरुषों को नारीवादी समर्थक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर गैप का क्या अर्थ है? तो जेंडर गैप का अर्थ होता है एक ही काम के लिए पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सेक्स प्राकृतिक है, जेंडर क्या है आपसे पूछा गया है? तो जेंडर जो है सामाजिक है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महिला सुरक्षा के लिए कौन सा नंबर भारत में हेल्पलाइन के रूप में उपयोग होता है? तो 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1090 होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, मीटू आंदोलन किससे संबंधित था? तो मीटू आंदोलन जो है यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर की धारणा समय के साथ बदलती रहती है। तो बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रम में महिलाओं की अदृश्यता का क्या अर्थ है? तो श्रम में महिलाओं की अदृश्यता का अर्थ है उनके काम को आर्थिक गणना में शामिल न करना। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, महिला साक्षरता और प्रजनन दर के बीच कैसा संबंध है? तो 93 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपरीत संबंध है। शिक्षा बढ़ने पर प्रजनन दर कम होती है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न है, जेंडर बजटिंग किस वर्ष भारत में आधिकारिक रूप से शुरू हुई? जो जेंडर बजटिंग जो है भारत में 2005-06 से शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नारी शब्द का अर्थ है? तो नारी शब्द का अर्थ होता है शक्ति और जीवन का प्रतीक। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न है,
जेंडर और विकास का मुख्य केंद्र क्या है? तो जेंडर और विकास का मुख्य केंद्र है पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संबंध। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, महिला विकास का मुख्य केंद्र क्या था? तो 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महिलाओं को विकास की योजनाओं में जोड़ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, जेंडर भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए क्या जरूरी है? तो जेंडर भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए मानसिकता में बदलाव और समान अवसर जरूरी है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जेंडर और संस्कृति के बीच कैसा संबंध है? तो जेंडर और संस्कृति के बीच जो संबंध है, संस्कृति जेंडर भूमिकाओं को गढ़ती है, तो सकारात्मक संबंध है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, जेंडर स्टडीज यानी कि लिंग अध्ययन का महत्व क्या है? तो 100 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो महत्व है, समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए इसका अध्ययन जरूरी है, तो ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।